चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एडवांस्ड साइंस का इस्तेमाल करके भारत की नदियों की उस बेकाबू प्राकृतिक ताकत को संभाला जा रहा है। मतलब बात भूगोल की उन बर्फीली चोटियों से शुरू होकर सीधे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स की तकनीकी दुनिया तक जाएगी। अब स्क्रीन पर दिख रहा महाभारत का ये कोट देखिए। एक अंधी ताकत को समझदारी भरे नियंत्रण की जरूरत होती है। ये बात आज की हमारी इस चर्चा की एकदम परफेक्ट नींव रखती है। नदियां वो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो एक जीती जागती बेहद शक्तिशाली एंटिटी हैं। और सच कहें तो उन्हें सिर्फ देखना काफी नहीं है, उन्हें समझना और सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भारत की जीवनदायिनी नदियों का एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे, फिर हिमालयी नदियों के प्रोफाइल पर फोकस करेंगे, उसके बाद बाढ़ की उस तबाही को समझेंगे जो ये नदियां ला सकती हैं, और आखिर में बात करेंगे मॉडर्न फ्लड फोरकास्टिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, भारत की जीवनदायिनी नदियां। शुरुआत करने के लिए हमें इन नदियों के उस विशाल नेटवर्क को देखना होगा जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जिंदा रखे हुए है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल कंट्रास्ट है। एक तरफ उत्तर की हिमालयी नदियां हैं जिनमें ग्लेशियर की बर्फ और बारिश दोनों का पानी आता है, इसलिए ये साल भर लबालब बहती हैं। और दूसरी तरफ दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह से मॉनसून के मूड पर निर्भर हैं। मौसम सूखा तो नदी सूखी। अब जरा इस डेटा पर गौर करते हैं। चावल से लेके गन्ने तक हमारी खेती पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि ये नदियां कैसा बर्ताव करती हैं। अलग अलग राज्यों का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर यानी बुवाई से लेके कटाई तक का समय सीधा इन नदियों और मॉनसून के भरोसे चलता है। अगर नदियां धोखा दे दें तो पूरी इकोनॉमी डगमगा सकती है। भाग 2, हिमालयी नदियों का प्रोफाइल। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा और जूम इन करते हैं और सिर्फ हिमालयी नदियों पर बात करते हैं, जिनमें जिंदगी देने और जिंदगी छीनने दोनों की गजब की ताकत होती है। ये नदियां हिमालय की उन ऊंची और मुश्किल चोटियों से निकलकर हजारों किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करती हैं। रास्ते में ये सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल डेल्टा और बेहद उपजाऊ मैदान बनाती हैं। सच में करोड़ों लोगों के पीने का पानी, खेती और बिजली सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि नदियां हमेशा गोल गोल घुमावदार रास्तों से बहती हैं। नहीं, खासकर हिमालय की ऊंचाइयों पर तो बिल्कुल नहीं। वहां ढलान इतनी खड़ी और बहाव इतना तेज होता है कि ये नदियां पहाड़ों को काटकर गहरी वी शेप की घाटियां बना देती हैं। मतलब सारा का सारा पानी एक संकरी जगह में पूरे ताकत से बहता है। ये एक भयंकर एनर्जी का सोर्स बन जाता है। भाग 3, बाढ़ का विनाश। अब सवाल ये है कि जब वो तेज संकुचित एनर्जी पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ आती है तो क्या होता है? यहीं से शुरुआत होती है तबाही की। नदियां जितनी खूबसूरती से जीवन देती हैं, उतनी ही बेदर्दी से उसे छीन भी सकती हैं। बाढ़ का सीधा सा मतलब है पानी का वो असामान्य स्तर जो नदी के किनारों को तोड़कर आसपास के इलाकों को निगल ले। और जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा, जो कि पूरे देश का 8वां हिस्सा है, हर साल इस खतरे के साये में जीता है। EMDAT डेटाबेस के इस चार्ट को देखने पर एक रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई सामने आती है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से जितने भी लोग प्रभावित होते हैं, उनमें से अकेले 45% लोग सिर्फ बाढ़ का शिकार होते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आधा देश लगभग इसी एक आपदा से जूझ रहा है। उदाहरण के लिए व्यास नदी के मनाली सब बेसिन को ही ले लेते हैं। 1902 से लेकर 1995 तक की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। बादल फटना या लगातार भारी बारिश होना और फिर अचानक से सब कुछ डूब जाना। ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है, ये एक डरावना रूटीन बन चुका है। और हाँ, ये सिर्फ पानी भरने की बात नहीं है, ये लोगों के घर उजड़ने की बात है। किनारों का खौफनाक कटाव, नेशनल हाईवे 21 का पूरी तरह डूब जाना, सेब के महंगे बागानों का बर्बाद होना, यहाँ तक कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिजली बनाते हैं वो खुद इस पानी से ठप हो जाते हैं। सीधा इकोनॉमी और लोगों के सर्वाइवल पर वार। भाग 4, आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान। जब दांव पर लाखों जाने और करोड़ों का नुकसान हो तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिक कुछ बहुत ही कमाल के तकनीकी समाधान निकाल रहे हैं।
हिमालय जैसे खतरनाक और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में जाकर फिजिकल डेटा इकट्ठा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सच में जानलेवा हो सकता है। यहीं पर ISRO का सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा एक असली गेम चेंजर साबित होता है। मतलब अंतरिक्ष से ली गई जानकारी आज जमीन पर लोगों की जान बचा रही है। इस सैटेलाइट डेटा का फायदा क्या है? इसके जरिए वैज्ञानिक बिना उस खतरनाक जगह पर गए वहां की ऊंचाई, जमीन की स्थिति और बर्फ के स्तर का पता लगा लेते हैं। फिर इस जानकारी से वो बनाते हैं एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर के अंदर उस पूरे बेसिन का एक वर्चुअल 3D नक्शा तैयार हो जाता है। अब समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। इसमें 2 मॉडल एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है HEHMS, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल। इसका काम है ये हिसाब लगाना कि बारिश और बर्फ पिघलने से असल में सिस्टम में कितना पानी आया। जब ये पता चल जाता है तो दूसरा मॉडल माइक 11 ये सिमुलेट करता है कि वो पानी भौतिक रूप से कैसे बहेगा और किन इलाकों को डुबाएगा। पहले पानी की मात्रा, फिर तबाही का नक्शा। और नतीजे वो सच में हैरान करने वाले हैं। जब इन दोनों मॉडल्स को मनाली बेसिन के पुराने डेटा के साथ टेस्ट किया गया तो जानते हैं एक्यूरेसी कितनी थी? पूरे 83%। रिमोट सेंसिंग पर आधारित ये सिमुलेशन असल इतिहास से लगभग मैच कर गया। ये 83% की सटीकता हमें समय रहते अलर्ट जारी करने और जाने बचाने की एक बहुत बड़ी ताकत देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भविष्य में जब नदियों का पानी और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएगा, तब भी हमारे ये मौजूदा मॉडल काफी होंगे? हमें इन अंधी ताकतों को काबू में रखने के लिए तकनीक को कितना और कैसे बदलना होगा? जरा इस बारे में सोचिएगा। इसी विचार के साथ स्रोत सामग्री पर आधारित आज के एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।